गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर विशाल सिंह चौहान। तो हमने डायमेंशंस पढ़ लिया। डायमेंशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यूनिट्स पढ़ लिया, यूनिट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम लोग देखेंगे कि डायमेंशंस आखिरकार हम लोग पढ़ते क्या हैं, यूज क्या है डायमेंशंस का फिजिक्स में, तो हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो डायमेंशंस का पहला बहुत बड़ा यूज है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मान लो हमें कोई क्वांटिटी है एसआई यूनिट में दी है और हमसे कह रहा है कि उसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, तो हम डायमेंशंस की मदद से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में बहुत यूज होता है इसका। दूसरा जो है इसका यूज होता है डिड्यूसिंग रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालने के लिए हमें इसका बहुत यूज होता है। और तीसरा जो यूज होता है वो होता है कि मतलब हम इस डायमेंशंस का यूज करके पता कर सकते हैं कि अगर हमें कोई फार्मूला दिया हुआ तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। टू चेक whether a formula is correct or not। ये तीन जो यूजेस हैं ये डायमेंशंस के बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं। इसके पहले हम आगे चलें, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन सीधा सीधा हमसे ये कहती है कि हम किसी एक क्वांटिटी में उसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका अगर हम बेसिक डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसके जितने भी टर्म्स हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होगा, सबके डायमेंशन सेम ही होंगे। डायमेंशंस ऑफ all the terms in an equation the dimensions of all the terms in an equation is same। मतलब लेंथ में हम लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, मोमेंटम में मोमेंटम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जो क्वांटिटी है उससे हम उसी को ऐड करेंगे। तो इसका चलो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। ऐसी चीजें एग्जांपल से ही बेहतर समझ में आती हैं। जैसे एक हमारा फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है v = u + at। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, ये न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है उनमें, लॉज ऑफ मोशन के ही एक हैं। तो ये जो फार्मूला है ये जो न्यूटन्स के बेसिक 3 लॉज ऑफ मोशन है उनमें से फर्स्ट फार्मूला है। तो इसमें हम देखते हैं अगर होमोजेनिटी का रूल लगाए तो ये कहता है कि 3 टर्म्स है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में 3 टर्म्स है, एक ये है, एक ये, एक ये, और तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ये इक्वेशन करेक्ट है और अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? Lt - 1। ये हम लोगों को याद है। u भी वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये भी वेलोसिटी है। इसका भी फार्मूला Lt - 1 और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसका हम इधर निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? Lt - 2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय t। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, Lt - 1 हो जाएगा।
तो मतलब प्लस एल टी माइनस वन। हम देख सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन, और ए टी इस पूरे का भी डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन। मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। हम एक और इक्वेशन लेते हैं जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम लोग देखते हैं s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन l। ut का अगर हम डायमेंशन निकालें, इधर निकाल लेते हैं, तो u क्या है, वेलोसिटी l t माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई t क्या है, टाइम t। इस t से t कट गया, बचा क्या l। तो इसका भी डायमेंशन क्या है, l। और इधर हाफ ए टी स्क्वायर, इसका अगर डायमेंशन हम इधर निकालने की कोशिश करें, हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं, एक्सीलरेशन के क्या होता है, एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर। देखो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, एक है डायमेंशन एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, एल। तो मतलब इसका भी डायमेंशन एल, इसका डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन, इस पूरे का डायमेंशन एल और इस पूरे का डायमेंशन एल। मतलब तीन टर्म्स हैं, तीनों के डायमेंशन लेंथ 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 है। मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है इस मेथड के। इसका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है कि मतलब जैसे हम लोगों ने देखा अभी, तो जैसे अभी हमने एक फार्मूला देखा था, s इज इक्वल टू द यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हमने हाफ ए टी स्क्वायर के डायमेंशंस को निकाला था, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ जो है ये डायमेंशन, इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर का भी टी टू हो जाएगा, ये कट के एल आ गया था। लेकिन मान लो हम हाफ ए टी स्क्वायर की जगह ए टी स्क्वायर ही लेते हैं, ए टी स्क्वायर, तो डायमेंशन तो इसका भी एल आएगा। तो ये देखो यहाँ पे हमने एक्चुअल में ए टी स्क्वायर का ही डायमेंशन एल निकाला है, हाफ को तो काउंट ही नहीं किया, वो तो डायमेंशन लेस है। तो मतलब यहाँ से हमको ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वेशन एकदम करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन इक्वेशन एकदम करेक्ट है ये बताना बहुत मुश्किल, क्योंकि इक्वेशंस में अक्सर कांस्टेंट्स भी लगे होते हैं और कांस्टेंट्स को डायमेंशन से पता नहीं चलता है, कांस्टेंट्स है या नहीं है या कौन सा है, ये हमको डायमेंशन से पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। और मतलब इसका बेसिक ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही हो, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये श्योर है कि वो इक्वेशन गलत ही है, क्योंकि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट तो पहले ही इनकरेक्ट हो गई, अब उसमें सही होने के कोई चांसेस नहीं। लेकिन अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है उसमें कोई कांस्टेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाए और वो जो प्योर इक्वेशन हम बनाए पूरी इक्वेशन उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए। तो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, बहुत बेहतर होगा। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, a dimensionally correct equation need not be correct but a need not की जगह अगर हम may not कर लें तो बेहतर है। a dimensionally correct equation may not be correct but a dimensionally wrong equation is surely wrong। इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन है, एक फार्मूला हमको मान लो दिया हुआ है
एक फार्मूला हमको दिया गया है जहां पे हमको बताया गया है कि टी जो है वो टाइम पीरियड है, एम जो है वो मास है, एफ फोर्स है और एक्स डिस्टेंस है। हमको बताना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड में ज्यादा जगह बची नहीं। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशनल क्या है? टी 2 पाई कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं, अंडर रूट एम मास है, मास का एम, एफ फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? एल। अब इस एल से इस एल को काट देंगे तो क्या बचेगा? एम टी माइनस 2। इस एम से इस एम को भी काट देंगे, क्या बचेगा? टी प्लस 2, क्योंकि टी माइनस 2 ऊपर चला जाएगा। टी इज इक्वल टू द अंडर रूट टी प्लस 2। अब इसका रूट करेंगे तो टी निकलेगा, टी इक्वल टू टी। हमने प्रूव कर दिया कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इधर का जो डायमेंशन आ रहा है उतना ही इस पूरे टर्म का भी डायमेंशन आ रहा है, मतलब ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो मान लो हमको किसी एसआई यूनिट में कोई चीज दे देता है और कहता है कि सीजीएस यूनिट में इसको कन्वर्ट करो, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए हम डायमेंशंस का यूज करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं, बेहतर समझ में आएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है, द एसआई एंड सीजीएस, द एसआई and CGS units of energy are joule and earth. How many earths are equal to 1 joule? How many earths are equal to 1 joule? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड में स्पेस ज़्यादा बचा नहीं है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको रफ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो अगर एनर्जी का हम डायमेंशंस देखें तो एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है, और वर्क का होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और एल को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एम एल टू टी माइनस 2। एनर्जी का अगर डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखें तो एम एल टू टी माइनस 2 आता है। मतलब अगर एक जूल एनर्जी हमको लिखने के लिए कहा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड की पावर माइनस 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और अगर 1 अर्ग लिखना कहा जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड की पावर माइनस 2। अगर किसी को ना पता हो कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होती है तो इधर हम बता देते हैं। एसआई यूनिट में हम मास को केजी में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। और सीजीएस यूनिट में मास को ग्राम में नापा जाता है
और लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। देखो यहाँ पे केजी मीटर और सेकंड में लिखा है, यहाँ ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में लिखा है, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है। अब हमको ये पता लगाना है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो सिंपली इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं निकल आएगा। तो 1 kg अपन 1 ग्राम अगर हम करेंगे तो 1 kg का मतलब क्या 1000 ग्राम, और अपन 1 ग्राम तो कितना आएगा 1000, मतलब 10 की पावर 3। 1 सेंटीमीटर अपन 1 मीटर अगर हम करें तो क्या होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100 सेंटीमीटर होते, तो यहाँ क्या आएगा 10 की पावर 2, और ये पावर में भी 2 है, और 1 सेकंड पे ये कट भी जाएगा, और इसके पावर का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारी चीज एग्जैक्टली सेम है और वो कट जाएंगी। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो रहा है 10 की पावर 3 और 10 की पावर ये 4 हो जाएगा। ये समझ में है, 10 की पावर 3 है और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 7 हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू द 10 टू दी पावर 7 अर्ग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियोज में कुछ नए प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं।